हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो गाजियाबाद ब्रांच के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि डॉक्टर राजीव गोयल सर अब अपना पद एज यूपी स्टेट प्रेसिडेंट ग्रहण कर चुके हैं और आज अपने विचार आप सबके समझ सकेंगे। तो मैं डॉक्टर राजीव गोयल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना विजन 2025-26 के लिए बताएं कि क्या होगा। थैंक यू डॉक्टर अर्चना। तो सबसे पहले धन्यवाद आप ही का है कि आपने मेरे लिए प्रेस मीट रखी और लोगों को मेरे को इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, सब लोग काफ़ी लोग तो जानते हैं। पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, क्राइसिस टाइम में भी और अदर टाइम में भी। मैं यहाँ पर सेक्रेटरी रह चुका हूँ 2012 में और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ गाजियाबाद का। उस बीच में मेरी जर्नी शुरू हो गई यूपी स्टेट की। यहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट और भी विभिन्न पोस्टों पर रहा और उसके साथ साथ मैं हेडक्वार्टर में भी जॉइंट सेक्रेटरी रहा। जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेडक्वार्टर बना था तो फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे साथ डॉक्टर शरद बैठे हैं माननीय, ये हमारे पास नेशनल प्रेसिडेंट है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की कीमत आगे तक चलती है और हमारे राज्य अकेले नेशनल प्रेसिडेंट ये बने हैं और मैं कह रहा हूँ यूपी से भी 34 साल बाद पहली बार प्रेसिडेंट नेशनल लेवल को बने। मैं सबसे पहले उन्हें कर दिया और मैंने अभी पदभार ग्रहण किया है। मैं 1 साल पहले इलेक्ट हो गया था एज आई एम प्रेसिडेंट, यूपी स्टेट प्रेसिडेंट। और अभी मेरा जनरल डेपो इंस्टॉलेशन था बरेली में। आई एम बरेली ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इससे पहले से हमने गाजियाबाद में ऑर्गेनाइज करा था प्रोग्राम जिसमें मैं इलेक्ट हुआ था और इस बार आई एम बरेली ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा था जिसमें मैं ओथ सेरेमनी हुई और मैंने सबसे अच्छी बात रही कि मेरी ओथ सेरेमनी के दौरान हमने कुछ चीफ गेस्ट भी बुलाए थे जिनमें हमारे गवर्नर झारखंड वो उपस्थित हुए। गवर्नर का आना आसान नहीं होता, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी और बहुत सारा चीजें करनी पड़ती है। वो सब पूरी करी और गवर्नर साहब आए हमारे बीच में और उसके साथ साथ हमारे बीच में गवर्नर झारखंड से डॉक्टर संतोष कुमार गंगवार जी और हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर अरुण कुमार जी उपस्थित। ये डॉक्टर साहब हैं और इनकी ब्लेसिंग हमें मिली। उसके साथ साथ एमएलए बरेली, एमएलए शाहजहानपुर और ग्राम पंचायत ऑफिसर, काफी बड़ी पोस्ट होती है, आप सब तो जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुझे पूछनी पड़ी कि पोस्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो बताया कि एमएलए वगैरह सब जिला पंचायत वो थी मैडम, सभी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और बहुत अच्छा लगा वो बरेली टीम का ऑर्गेनाइजेशन देख के। आप होते तो आपको भी लगता कि कितना अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। बरेली टीम हमारी बहुत सक्षम टीम है, पुरानी बरेली टीम की ब्रांच है। उस में मैंने स्थापना दिवस पे एक भाषण दिया था, उसकी शायद इंग्लिश कॉपी है, अगर कुछ लोगों को बांटे जाए तो। हाँ, जो हो या तो आपको हिंदी की भी होगी, उसकी ट्रांसलेटेड है तो उसके क्लिप्सेस हैं, वो पूरी स्पीच नहीं है पर छोटे छोटे उसमें की पॉइंट्स हैं, तो दे देंगे आप, उसमें जो देखना चाहें देख लें। पर फिर भी मैं पूरी स्पीच तो नहीं दूंगा, कुछ उसमें की पॉइंट्स बता दूंगा। मैंने इसमें पहले सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने मुझे बनाया। डॉक्टर शरद उनमें से एक हैं, वहाँ पे और भी सीनियर लीडर्स थे। इन्हीं लोगों ने मुझे शुरू से सिखाया है और मुझे बनाने में सहयोग किया। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे हमारे सीनियर लीडर्स जो आए जो रहे, डॉक्टर पोदार, डॉक्टर मधु पोदार, डॉक्टर संतोष अग्रवाल, ये हमारे ऐसे पिलर्स हैं। डॉक्टर हीरालाल शर्मा, ये पता नहीं मुझसे कब से पहले से आए हुए लोग थे और इन्होंने इतना काम किया, फिर ये धीरे धीरे शायद और भी एक्टिविटी में आ गए। हमें गाजियाबाद के भी लीडर है, हमें यूपी स्टेट के भी लीडर है, पर डॉक्टर शरद ने बहुत अच्छा अचीव किया और ये नेशनल प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं आप आगे जाएंगे और मुझे यहाँ तक लाए। उसके बीच हमारे और भी थे सीनियर लीडर जिन्होंने मुझे इस सीट के लिए आगे किया और मैं विश्वास किया कि मैं आई स्टेट का नेतृत्व कर सकूँ। मैं इन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ आज भी उपस्थित हैं और लगातार मेरे पीछे इन्होंने सपोर्ट के लिए काम किया और मैं इन्हीं की बेस पे बना हूँ। और मैं समझता हूँ पूरे साल अभी काम भी करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि अगर लोग काम नहीं करेंगे, सारी टीम मेरी, इसके अलावा यूपी का ऑफिस बियर, तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। इट इज अ टीम वर्क। आई एक आदमी नहीं चलाता है, आई एक संगठन चलाता है। वो संगठन पहले लीडर्स का है, उसके बाद में सारे हमारे लोगों का है। जो हमारे लोग हैं वो इस टाइम यूपी में 26,000 है। पिछले साल डॉक्टर आशीष अभी आ गए थे, डॉक्टर आशीष, तो डॉक्टर आशीष ने 1,000 लोग जोड़े थे एज सेक्रेटरी और उनके साथी के नवाज शाहजहानपुर के प्रेसिडेंट थे
और मैं इस साल 1500 लोग और जोड़ने का कार्य वो रखता हूँ, ये टारगेट कि हम उसे जोड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, हमने डॉक्टरी पेशा सभी लोगों ने, ऑल्दो मैं प्रेसिडेंट हूँ, हो सकता है मेरे को सब कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर कभी हम डॉक्टर बने थे तो आपने सोचा होगा डॉक्टर क्यों बन गए। और मैं ये कहता हूँ डॉक्टर इसलिए नहीं बनेंगे, एक आसान पेशा है जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखो आदमी काम करता है, प्रॉफिट चलाता है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं उसमें बीच में आता ही है, कोई भी अपने परिवार को चलाएगा, सबकी मंशा। हम सफेद कोट में तो दिखते हैं शांति के प्रतीक, लेकिन अंदर से भी हम हिम्मत, करुणा, कर्तव्य की निरंतर लड़ाई लड़ते हैं, जो शायद हम ही समझ सकते हैं, हमारे प्रोफेशन के और लोग समझते हैं। पर समाज को चाहता हूँ वो सब समझें। और इसको एक मैं कोविड में फिर ले जाऊंगा, हमने उस कोविड टाइम में अस्पतालों में, आईसीयू में टूट हारती हुई जीवन की सांसें और जिंदगियों को देखा। और उस पीपीई किट के पीछे लोगों ने चाहे कुछ भी समझाओ, लेकिन हमने अपने वर्क, कंपैशन और करेज को लोगों ने नहीं देखा। और मैं बताऊं, हम अपने बच्चों को नहीं लगा पाए, हम अपने परिवार से नहीं मिल पाए, मगर अपने मरीजों के लिए हम कभी रुके नहीं और कभी टूटे। सभी डॉक्टर ऐसे शायद रहे। डॉक्टर एक योद्धा है, वहां से बना लो या शुरू से बना लो, और एक योद्धा की ही सम्मान का पात्र है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मेरे पूरे साल एक टारगेट रहेगा कि डॉक्टर्स पे जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ भी है, हम जो कर रहे हैं अपने सक्षम तरीके से, अपनी नॉलेज के बेस पे एक जीवन को बचा रहे हैं। एक 75 साल का या 70 साल का या 80 साल का आदमी आता है जिसे 4-5 सिस्टम फेलियर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, रेस्पिरेटरी है, वो अस्पताल में लेट स्टेज में लाया जाता है, और वो 2-3 दिन में अगर वो नहीं बच पाए तो डॉक्टर की पिटाई कर दी जाती है। अरे भाई, कभी ना कभी तो सबको जाना है। अस्पताल में आने का मतलब ये तो नहीं इंश्योरेंस हो गया कभी जाएंगे नहीं। और डॉक्टर को भी जाना है, उन्हें नहीं, डॉक्टर को भी जाना है। तो जो हिंसा ये खत्म होनी चाहिए। मैं कहता हूँ किसने गलती करी है वो हमें शिकायत करें, सीएमओ को शिकायत करें, कोर्ट में केस लड़ें, और उस केस में जो सुविधाजनक जो भी बात हो वो रखें, और कोई रिजल्टों का हम लोग के साथ है। हम ये नहीं कहेंगे डॉक्टर के अगेंस्ट एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, अगर गलती है, पर बिना गलती के पहले पीट दो तो फिर बाद में पूछो ये गलती नहीं है, नहीं थी। और अक्सर उन केसों में कोई गलती नहीं निकलती, उनका टारगेट सिर्फ यही होता है कि डॉक्टर से कुछ मिल जाएगा, या जो है बस पीट पाट कर तसल्ली कर ली, गया तो जो गया ही, उसे तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो ये जो एक कुंठा है हमारे समाज में, तो वो इसलिए है कि हम नहीं चाहते हैं हमारे समाज में, हमारे अस्पताल में डॉक्टरों के बीच में फेयर हो। और वो फेयर पैदा हो, किसका नुकसान होगा? हमारे मरीजों का। कैसे होगा? शायद मैं लंबा बोल जाऊँ तो मुझे बोल रोक देना, पर 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। तो फेयर कैसे होगा? आपने पीटा, पूरी कम्युनिटी को पता चल गया, वहां पीट दिया गया। जब पीट दिया गया तो अगला मरीज जब सीरियस आएगा ना, मैं तो यही करता हूँ, यशोदा ले जाओ, कोलंबिया से ले जाओ, मैक्स ले जाओ, है ना। वहां क्या होता है, जिस काम को मैं 25 से 30,000 50,000 में निपटा देता, हो सकता है वो बच्चे नहीं बचते, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा, वही बचा लेंगे, मैं नहीं बचा पाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिस काम में 50,000 60,000 70,000 में कर देता, वहां 7 लाख 8 लाख 10 लाख लग जाते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इतने डॉक्टर लगाए हैं, इतना बड़ा अस्पताल चला रहे हैं, खर्चे उनके भी हैं, वो अपने खर्चे के आपसे पैसा ले रहे हैं। लेकिन वही काम सस्ते में हो सकता था अगर जो हमारे को एक डर नहीं होता। तो अस्पताल में डर ना फैलने दें, डॉक्टर कम्युनिटी में डर ना फैलने दें, और इस काम को ठीक से सुलझाएं। हम कुछ काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट ने अभी हमें सीई और आईसी के नॉर्म्स रिवाइज करने के लिए भेजे थे ऑलरेडी, और वी आर इन प्रोसेस होते हैं, पिछली टीम से जब चल रहे थे मैं उसमें भी गया था। तो वो नॉर्म्स ऐसे थे जो कॉर्पोरेट फेवरेबल थे। और क्यों थे? उन्होंने 3-4 लोग जो 2-2 हजार लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल काम करते हैं उनको बुला लिया, उनसे वो नॉर्म्स बनवा लिए। तो वो तो भाई साहब ऐसे ही नॉर्म्स देंगे जो कॉर्पोरेट चलते रहे और छोटे मोटे अस्पताल बंद हो, तभी तो ना फायदा होना है। जबकि कॉर्पोरेट में ऐसी जरूरत नहीं है। आज भी आप अगर मैक्स में जाएंगे तो इमरजेंसी में लोग वेट कर रहे होते हैं बिस्तर लेने के। मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ तो 20% ऑक्यूपेंसी है, लेकिन आप अगर मैक्स में जाएंगे तो आप इमरजेंसी में लेके जाएंगे, शाम तक बिस्तर मिलेगा। आईसीयू में चले जाओ, अभी बिस्तर फुल है, वेंटिलेटर खाली नहीं है। ऐसी हमारे छोटे 50 बेड तक के या 100 बेड तक के अस्पतालों में स्थिति नहीं है, क्योंकि लोग अब सीरियस मरीज वहां से हम रखते नहीं और लोग आते नहीं हमारे पास। तो वो एक जो समाज में एक तरीका बदल गया है, तो आईसीयू रिफॉर्म ऐसी बन गई कॉर्पोरेट जैसे। अगर कॉर्पोरेट रिफॉर्म आते, मान लिया लोगों अस्पताल 20 साल 25 साल 50 साल पहले बने हुए, वो रिफॉर्म उनमें लग ही नहीं सकते थे। वो इतना आईसीयू स्पेस मांग रहे थे, पर बेड इतना स्पेस मांग रहे थे, सबको अपनी आईसीयू बंद करनी पड़ती, सबको अपने जो है ओटी बंद करनी पड़ती। और एक और लगा 30 बेड से नीचे वाले अस्पताल ऑपरेशन ही नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे ऑपरेशन? 30 बेड तो बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा ही था ना। तो 30 बेड से नीचे में बोले ऑपरेशन नहीं करेंगे, नो ओटी देयर। हमने उसको रजिस्ट किया, सबको ओटी परमिट कराई, और आईसीयू नॉर्म को इतना लिबरल कराया कि हमारे दूर राज में इटावा में छोटी छोटी जगह जो अस्पताल चल रहे हैं वो चल सके। तो गवर्नमेंट ने अभी माना है, हो सकता है हमारे फेवरेबल आईसीयू नॉर्म्स आ जाए। और
हम तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन उतना तो करो कि भी मरीजों को बर्डन ना पड़े। अगर वो नॉर्म लगा देते, मैं कह रहा हूँ 50% अस्पताल बंद हो जाते और बाकी 50% मजबूर हो जाते ज़्यादा पैसा नहीं लेने के लिए, क्योंकि एरिया वाइज उनकी बेड कैपेसिटी हो जाती और उनके पास जो सुविधा बढ़ाने के लिए पैसा लगता है वो कहाँ से आता, ये आप समझ सकते हैं। बाकी बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता। 50 बेड से नीचे हमने सीए से बाहर कराए हैं और सीए के लिए दोबारा काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखे भी आए थे हम, नरेंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इन्वायरमेंट में, हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल में। और बस मैं दोबारा यही कहूँगा डॉक्टरों के लिए भी आपके माध्यम से कि कोई डॉक्टर अपने गला अकेला न समझे। किसी तरह की प्रॉब्लम आए हुए उनके साथ खड़ा है। हमारी एक टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन बनता जा रहा है, जो कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर साल रजिस्ट्रेशन सिंगल पेज पेपर पे होगा। वो नॉर्म्स लगते आज इतने हो गए, हम वो पूरे नहीं कर पाते। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अप्रैल में अप्लाई किया था और आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं हुआ? रीजन मल्टीपल है। और वो रीजन को खत्म करेंगे और सिंप्लीफिकेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट से असर होगा, तो लोगों को ही फायदा होगा। छोटे अस्पताल जाना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो भी क्वेश्चन है हम सब लोग मिलकर जवाब देंगे। मैं आगे डॉक्टर शरद अग्रवाल से कहूँगा अपने विचार।